नमस्ते सर। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर देखा हमने कि किस तरीके से जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और ये जो डाइवर्सिटी है इसमें इसको देखकर फिर ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि भाई ये डाइवर्सिटी के पीछे क्या मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी भी है? जो डाइवर्सिटी हमें जनरली दिख रही है, ठीक है, उसके पीछे क्या मॉलिक्यूलर और केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाइवर्सिटी है, या मतलब केमिकल कंपोजिशन क्या सबकी सेम है या डिफरेंट है? एलिमेंटल और कंपाउंड लेवल एनालिसिस करने पर हम हो गए मजबूर, ठीक है, और हमने वो किया तो पता चला कि एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होते हैं। बाकी नॉन मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग एंटिटीज। और लिविंग में भी फिर हमने कंपाउंड लेवल एनालिसिस से देखा कि किस टाइप से हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का यूज किया था, एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट, ये चीजें फ्रैक्शंस हमारे पास आए थे और यहाँ पर हमने करेक्शन किया कि हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर we discussed about the compound level analysis. वाटर पीना चाहिए लोगों वाली बात समझ में, वाटर सबसे ज्यादा है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन होगा, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड प्रोटीन होगा, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है हमें लास्ट पैराग्राफ, ये जो है इस पेज पे, यहाँ से हमें डिस्कस करना शुरू करना है अमाइनो एसिड्स। ये हमारा आज का टॉपिक अभी होने वाला है। तो अमाइनो एसिड्स ये हमारा टॉपिक है। अमाइनो एसिड्स आर व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बात ऑर्गेनिक है यानी कि कार्बन इसमें होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप। अब इसका नोमेनक्लेचर ऐसा क्यों है पता चल गया आपको, क्यों? Because it contains an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon, and this same carbon is considered as the alpha carbon. It means what? It means this is the central carbon, and to the central carbon if we say tetravalent, carbon is tetravalent, so at all the valent points अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ऑल द वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी मीथेन। एंड इफ वी डू व्हाट? इफ वी सब्स्टिट्यूट वन हाइड्रोजन बाय COOH and another by NH2, third one by alkyl group, and fourth one is as it is. So we can say that amino acids are substituted methanes. Substituted methanes हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एक तरफ हमने NH2 लगा दिया अमाइन ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, एक तरफ है हमारे पास एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन एज इट इज है फोर्थ वाला। तो इस टाइप से ये जो अमाइनो एसिड बनता है, ये बेसिक जो इसका जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जनरल कंपोजिशन जो है उसको अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। और ये जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। ऐसा क्यों हमने कहा? ये कन्वेंशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कार्बोक्सिल का भी तो कार्बन है, ठीक है, तो फिर उसको क्या हम कहेंगे? उसको अल्फा नहीं कहेंगे, उसको अल्फा नहीं कहेंगे। आर ग्रुप जो है यहाँ पर और भी होंगे तो उसको हम बोल देंगे बीटा गामा वगैरह, ठीक है। तो कार्बोक्सिल वाला अल्फा कहलाएगा, या ये वाला मीथेन वाला कार्बन जो है सेंट्रल कार्बन एटम, तो सेंट्रल कार्बन एटम विल बी कंसीडर्ड एज द अल्फा, ठीक है। That's why all the amino acids are alpha amino acids. It is not like that some amino acids are beta and some are alpha. No, all amino acids are alpha amino acids because जितने भी अमाइनो एसिड हैं उसमें सेंट्रल जो कार्बन एटम होता है उसी से अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। सो दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, ये भी हमने बात पढ़ ली, समझ ली। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, वो भी हमने देखा 4 वैलेंसी पोजीशन पे होते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, क्यों? अब क्लासिफिकेशन करने की बात कर रहे हैं हम अमाइनो एसिड का, तो अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास बेसिस क्या है? उसका बेसिस है नेचर ऑफ आर ग्रुप।
नेचर ऑफ आर ग्रुप इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। और ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो आर ग्रुप या एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर डिफरेंट मॉइटीज या ग्रुप्स आ सकते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो अमीनो एसिड का नेचर है वो चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो बात ये बेटा कि अमाइन ग्रुप तो चेंज होने वाला है नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। कार्बोक्सिल ग्रुप भी एज इट इज रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी यही रहना है। तो अल्टीमेटली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कौन डिटरमाइन कर रहा है? जो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा वैसे ही अमीनो एसिड का नेचर होगा, इसलिए हमने ये वाला क्राइटेरिया चुना। फिर देयर आर मेनी amino acid on the basis of nature of our group, however those which occur in protein are only of 20 types, यानी कि प्रोटीन अमीनो एसिड। अब यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन आ गया बेटा, ठीक है, कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, अगर वो प्रोटीन में मिल रहे हैं तो उनको हम कहेंगे प्रोटीन अमीनो एसिड्स, जिसको हमने कितना कहा है, ये 20 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आवर ग्रुप। और दूसरा है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड यानी कि जो प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स जो कि 20 है, और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स हमारे पास जैसे क्या, जैसे हमारे पास होता है सिस्टीन मेथियोनिन। नहीं सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके ठीक। तो यहाँ पे जस्ट अमीनो एसिड हमने अभी शुरू किया है। अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं, क्योंकि अगर कार्बन को देखें चारों तरफ हाइड्रोजन है, अगर इसको हम तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम किससे, एक को कार्बोक्सिल ग्रुप से, एक को अमाइन से और एक को आर से, एल्काइल ग्रुप से, तो ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन हो जाएगा। सो अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, और ये जो सेंट्रल कार्बन एटम इसको अल्फा कहते हैं, इसलिए हर अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ना तो अमाइन ग्रुप चेंज होने वाला है, ना ही यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप चेंज होगा, हाइड्रोजन भी एज इट इज रहेगा। तो आर है जो चेंज हो सकता है। तो हमारे पास 19 डिफरेंट टाइप के आर ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप हैं, जिसके बेसिस पे हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं। आप कहेंगे सर जब 19 टाइप्स के हमारे पास आर ग्रुप हैं, एल्काइल हैं, तो 20 अमीनो एसिड कैसे हो गए? तो बात यह है कि हमारे पास ये जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की जगह यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई ये सिंपलेस्ट है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है यहाँ पर नीट फेज 1 का 2016 का क्वेश्चन कि सल्फर लेस अमीनो एसिड कौन सा होता है। वहां पर ऑप्शन जो दिए गए थे उसके हिसाब से ग्लाइसिन ही है। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आर की जगह क्या है, एच है, हाइड्रोजन है। तो इसलिए हमारे पास 19 डिफरेंट टाइप के आर ग्रुप हैं, 19 डिफरेंट आर ग्रुप्स, प्लस एक में क्या है, आर की जगह एच है। तो टोटल अमीनो एसिड हमारे पास इसलिए कितने आ जाते हैं, 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन में पाए जा सकते हैं या प्रोटीन में हो सकता है नहीं भी हो। इस चीज को हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस इन प्रोटीन और नॉट। ठीक है, सो प्रोटीन में अगर पाए जाते हैं, प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट में होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन में हमेशा प्रेजेंट होंगे वो जो प्रोटीन बनाती है, तो वो 20 अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो कि एक्चुअली सिस्टाइन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ये दो हमारे पास एग्जांपल हैं। ये प्राइमरी अमीनो एसिड से बनाए जाते हैं बेटा। ठीक है, ये प्रोटीन के पार्ट नहीं होते, ये प्राइमरी अमीनो एसिड से बनाए जाते हैं। जैसे कि प्रोलीन से हाइड्रोक्सीप्रोलीन बन गया, और दो सिस्टीन से एक सिस्टाइन बना है। ठीक है, प्रोलीन से क्या बन गया, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, और 2 सिस्टीन रेसिड्यूज मिलके बनाते हैं 1 सिस्टाइन। ऑब्वियसली यहां पर सल्फर होगा, कंटेन सल्फर। हाइड्रोक्सीप्रोलीन सल्फर अमीनो एसिड नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। आर ग्रुप जो है, इसमें आर ग्रुप्स इन दीस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड देखो बोल दिया ना, अभी वही करें, प्रोटीन अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड।
कुड बी अ हाइड्रोजन, जो कि अभी हमने देखा ग्लाइसिन में होता है, या मिथाइल ग्रुप हो सकता है जैसा कि एलानिन में होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो सकता है जैसा कि सीरीन में होता है। तो 3 एग्जांपल यहां पर इन्होंने शो कर दिए हैं, ग्लाइसिन, एलानिन और हाइड्रोक्सी, ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन। ठीक है, तो ग्लाइसिन में आर की जगह H है, एलानिन में मिथाइल ग्रुप है, सीरीन में क्या है, मीथेनॉल है। मीथेनॉल कहें या ये कहें कि एल्काइल मिथाइल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल ग्रुप है ना, मिथाइल अल्कोहल ग्रुप। तो इस टाइप से यहाँ पर बता दिया गया है अमीनो एसिड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन। अब इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखें। The chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and R functional group. जाहिर सी बात है, जो भी functional group वहां पर अटैच्ड होंगे उन वही एक्चुअली डिटरमाइन करेंगे कि इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, अभी हमने देखा अमाइन, कार्बोक्सिल और R ग्रुप। Based on the number of amino and carboxyl group, there are acidic, basic and neutral amino acids. तीसरा क्लासिफिकेशन है बेटा ये। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा था? क्लासिफिकेशन पहला था आर नेचर, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन क्या, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। फिर जो क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला सल्फर है ना, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन हम मान लेते हैं कि अमीनो एसिड जो है दो टाइप के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सल्फर, सल्फर कंटेनिंग और सल्फर लेस। तो सल्फर कंटेनिंग में हमारे पास कौन कौन सा आएगा, मेथियोनिन और सिस्टीन, और सल्फर लेस में आ जाएंगे रेस्ट ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स। बाकी जो 20 में से बाकी जो बचे वो, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन ये हो गया, प्रोटीन नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, फिर सल्फर कंटेनिंग और सल्फर लेस, उसके बाद फिर अमीनो एसिड्स कौन से हो गए, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप्स। मतलब क्या, एसिडिक होगा तो उसमें कौन सा ग्रुप ज्यादा होगा, अगर वहां पर मोर देन 1 COOH हुए तो वो एसिडिक हो जाएगा, अगर वहां पर मोर देन 1 NH2 हो गए तो बेसिक हो जाएगा, अगर वहां पर इक्वल नंबर हैं इसके अमाइन ग्रुप के और कार्बोक्सिल ग्रुप के तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ एसिडिक में हमारे पास आ जाता है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, बेसिक में हमारे पास आ जाएगा लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, और न्यूट्रल में हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिए। अच्छा, ये भी चीजें कंप्लीट हो गई। अब क्या है हमारे पास, ध्यान रखें ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूटामिक एसिड इन्होंने एसिडिक में दिया है, बेसिक में लाइसिन का दिया है, और न्यूट्रल में वेलाइन का इन्होंने एग्जांपल दिया है। वेलाइन, वेलिन मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। 2020 का क्वेश्चन है ये, 2020 का क्वेश्चन है, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन वाला। सर ये ना 2 बार आया था, एक बार केमिस्ट्री में और एक बार बायो में। हाँ, सो सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। सिमिलरली कहने का मतलब क्या है कि एसिड बेसिक, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल जो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। बाकी आर ग्रुप का जो टाइप है उसके बेसिस पे हमारे पास एरोमेटिक और एलिफेटिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड में हमारे पास क्या क्या नाम है, टायरोसिन है, फिनाइल एलानिन है और ट्रिप्टोफेन है। इसके बाद हम इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और क्लासिफिकेशन में ये यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो ये वाला है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन एक ये कह सकते हो, सल्फर कंटेनिंग और सल्फर लेस। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन ये है हमारे पास, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और उसके बाद फिर फोर्थ है टाइप ऑफ आर ग्रुप के बेसिस पे। तो वो क्या है, अमीनो एसिड कैसे हो सकते हैं, इसका एक्सटेंशन है बेटा, ये
ये जो आप देख रहे हो ना एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, इसका ही एक एक्सटेंशन भी मान सकते हो आप कि अमाइनो एसिड एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, सल्फर कंटेनिंग हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वही टाइप ऑफ आर ग्रुप। ठीक है, तो एरोमेटिक में हमारे पास क्या क्या एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीन जो हैं ये एरोमेटिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आ गए। यस, इज दिस क्लियर? हेलो सर याद Yes, कैसे sir. करें इनको? क्या बेटा? याद कैसे करेंगे? जैसे आपने वो पूरा बना के भी दिया था ना। हाँ, तो कैसे होता है यार बेटा, कैसी बात करते हो, इतना टाइम हो गया हम लोगों को, कैसे कोई चीज याद होती है? सर कर ही थी एक बार, फिर भूल गई, अब वैसे वो याद ही नहीं हो रही ना परमानेंट। रिवाइज करना होता है बेटा, उसको तो याद रहता है, नहीं रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें और कुछ गणित नहीं है और कुछ टिपिकल उसमें वो नहीं है। ठीक है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल तीन टाइप के हो गए, फिर सल्फर कंटेनिंग, OH कंटेनिंग भी आएगा उसमें। ठीक है, OH कंटेनिंग, और फिर एरोमेटिक आ जाएगा। तो जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप केवल उतना पहले याद कर लीजिए। देखो ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, ये याद हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा। सिस्टाइन अभी हमने पढ़ा, दो सिस्टीन से मिलकर बनता है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन, प्रोलीन के हाइड्रोक्सिलेशन से बनेगा। ये एक्चुअल में प्रोटीन के कंपोनेंट नहीं होते हैं, ये नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं, ये भी पता चल गया। तो सिस्टाइन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जब भी कहीं पर पूछेंगे तो ये 20 अमीनो एसिड्स में से नहीं होते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन पूछ लिया, ये सिंपलेस्ट हो जाएगा। सल्फरलेस पूछ लिया तो ग्लाइसिन आंसर आ जाएगा। सल्फर वाला पूछ लिया तो सिस्टीन और सिस्टाइन आंसर आ जाएगा। एरोमेटिक अगर पूछा है तो क्या आप याद रखेंगे? FYW, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। एरोमेटिक अगर पूछेंगे तो फिनाइलएलानिन है, टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है, ये तीन आपको याद रखने हैं। ठीक है, रेपिटेशन से ही बेटा याद होता है, रेपिटेशन से ही याद होगा। देयर इज ओनली वन ट्रिक, दैट देयर इज नो ट्रिक। ट्रिक कोई नहीं है, ट्रिक नहीं है, मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी क्या है? टाइम स्पेंड कीजिए, बस टाइम स्पेंड कीजिए और रिवाइज कीजिए, बस ये है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जो ज्विटर आयन की बात है वो हम कर रहे हैं। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज आयनाइजेबल नेचर। आयनाइजेबल नेचर, ये प्रॉपर्टी है। आयनाइजेबल नेचर किसका? इन दोनों ही ग्रुप्स का, अमाइनो ग्रुप का और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। ठीक है, hence in solution of different pH the structure of amino acid changes। स्ट्रक्चर क्यों चेंज होता है? स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्योंकि अगर आपने पीएच चेंज कर दिया बेटा तो NH2 यानी अमाइन ग्रुप और COH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर चेंज हो जाएगा यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में अगर ग्रुप्स का बिहेवियर चेंज होता है तो उस पूरे मॉलिक्यूल, पूरे कंपाउंड पे फर्क पड़ेगा। जैसे कि ये हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है, ये ज्विटर आयनिक फॉर्म है। ज्विटर आयनिक फॉर्म यानी कि क्या? एक हाइड्रोजन यहाँ पर लूज कर दिया गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिसीव कर लिया गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये ज्विटर आयनिक फॉर्म है। बी इज कॉल्ड एज द ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है, यानी हर अमीनो एसिड की ये टेंडेंसी होती है कि वो एक हाइड्रोजन को रिसीव कर सकता है अपने NH2 वाले ग्रुप पे तो NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन को लूज कर सकता है COOH से तो COO नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दोनों ही फॉर्म्स हैं, ये जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी एक साथ ही शो हो सकती है। यानी कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस, और हाइड्रोजन को डोनेट करके ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन को रिसीव अगर इसने कर लिया है तो कैसा हो गया? बेसिक। हाइड्रोजन को अगर इसने लूज कर दिया तो कैसे हो जाएगा? एसिडिक। तो जो इसकी बेसिक और एसिडिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो आपको दिख सकती हैं, और आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म भी दिख सकती है। इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल। ठीक है, जिस पीएच पर, यानी कि कोई भी अमीनो एसिड, हमेशा ये याद रखिए, any amino acid you will not found in this original form that NH2 एक तरफ लगा हुआ है, COH एक तरफ लगा हुआ है, नहीं, कभी नहीं। So no amino acid actually is found in what we can say uncharged form। हमेशा चार्ज रहेगा, चाहे पॉजिटिवली चार्ज रहे चाहे नेगेटिवली रहे। ठीक है, दूसरी बात, at specific pH it will show electrically neutral form, that is known as the Zwitter ionic form, and that pH is known as the isoelectric pH। isoelectric pH। मेरी बात क्लियर है क्या सबको? हाँ जी, यस सर। ठीक है सर एक और एग्जांपल देना प्लीज। एग्जांपल क्या दें बेटा? आर की जगह कुछ भी लगा लो, ग्लाइसिन ले लो, आर की जगह एच लगा लो, एलानिन ले लो, आर की जगह CH3 लगा लो, है ना, सीरीन ले लो, आर की जगह CH2OH लगा लो। तो हर अमीनो एसिड पे ये अप्लाई होने वाली चीज है। ले लेते हैं हम NH2 और CH3 COOH और H, ये एलानिन ले लिया हमने। अब इस एलानिन, ये एलानिन हमेशा कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इस कैसी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी? इसकी 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं बेटा। पहली इसकी बेसिक फॉर्म जिसमें इसने एक हाइड्रोजन रिसीव कर रखा हो। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एलानिन। फिर एक ऐसी फॉर्म होगी जिसमें कि NH2 तो सेम है, लेकिन कार्बन, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसने हाइड्रोजन लूज किया हुआ है, तो माइनस चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, इट इज इट्स एसिडिक फॉर्म। तो बेटा ये क्या ये चार्ज है? मुझे बताओ, चार्ज फॉर्म, क्या बेसिक फॉर्म चार्ज फॉर्म है? बिल्कुल है। क्या एसिडिक फॉर्म चार्ज फॉर्म है? बिल्कुल है। अब मुझे आप बताना कि एक ऐसा पीएच है जिस पर इसने हाइड्रोजन रिसीव भी कर रखा है और हाइड्रोजन डोनेट भी कर रखा है, उस पीएच को हमने कहा है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। उस पॉइंट को हमने कहा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और इस आयन को हमने कहा है ज्विटर आयन, ज्विटर हाइब्रिड, यानी कि इट इज positively charged as well as negatively charged, it is basic as well as acidic। ठीक है, तो हम इसको चार्ज बोल सकते हैं क्या? ज्विटर आयनिक फॉर्म को चार्ज बोलेंगे? यस सर, बोलेंगे बेटा। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है भाई। ठीक है, दोनों है, तो चार्ज्ड बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चार्ज्ड बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म है बेटा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो नो अमीनो एसिड विल बी फाउंड इन इट्स अनचार्ज्ड फॉर्म। और दूसरी बात, all the amino acids will be found in their charged form, either in basic, either in acidic, or in electrically neutral, but they will be charged। Okay, and at that particular pH at which its electrically neutral but charged form, that is Zwitter ionic form, is found, that pH is known as the isoelectric pH or isoelectric point। फाउंड है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ना, ये जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप में भी कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है, सॉरी, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसमें भी कार्बोक्सिल ग्रुप या अमाइन ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से इन्फ्लुएंस पड़ेगा इसकी टोटल एसिडिटी और बेसिक नेचर पे। अब मैं आपको, अब जब बात हुई ही है इसके स्ट्रक्चर की, तो मैं आपको यहाँ पर NH2 ग्रुप है बेटा, फिर COH ग्रुप है यहाँ पे,
यहाँ हाइड्रोजन लगा लो। अब ये एल्काइल ग्रुप में अगर मैं लिख दूंगा CH2COH, तो मुझे बताओ टोटल कार्बोक्सिल ग्रुप कितने हो गए यहाँ पे? सर 2 हुए ना? 2 हुए ना, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2 हो गए। तो मोर देन 1 COOH ग्रुप अगर हो जाएगा तो जो अमीनो एसिड है वो कैसा कहलाएगा? एसिडिक। ठीक है, और हमारे पास एक ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है CH2NH2। अब यहां पर क्या हो गया? मोर देन 1 NH2 ग्रुप हो गए, तो ये अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? बेसिक। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, और जब तक NH2 और COH ग्रुप सेम रहेंगे तब तक वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। लिपिड्स की बात करते हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। क्वेश्चन है ये 2017 का, 2017 का क्वेश्चन है कि लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नेवर अ पॉलीमर। ठीक है, कभी पॉलीमर नहीं होंगे लिपिड्स। तो और क्या है लिपिड्स? लिपिड्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं बेटा? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। और लिपिड्स कौन से फ्रैक्शन में आएंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएंगे। और रिटेंटेट में आएंगे या फिल्ट्रेट में? बताओ जरा, जल्दी बताओ। अरे भाई बोलो। रिटेंटेट। लिपिड वेसिकल बना लेता है, और वेसिकल बनाने की वजह से इसमें बहुत सारे और भी बायोमोलिक्यूल कंटेन हो जाते हैं। इसकी वजह से भी ये छनेगा नहीं। ठीक है, हैवी हो जाता है। लेकिन अगर एक लिपिड मॉलिक्यूल को देखें तो वो इतना ज्यादा नहीं है, उसका मॉलिक्यूल वेट इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो रिटेंटेट में आएगा, ऊपर आएगा। एसिड इनसॉल्युबल पूल का फ्रैक्शन होता है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ये पॉलीमर नहीं होता। ठीक है, पॉलीमर नहीं होता तो किस टाइप के कंपाउंड लिपिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं लिपिड की कैटेगरी को। और भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, केवल यही नहीं, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास जो ब्यूटेन है, प्रोपेन है, वो भी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वहां पर और भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो यहां पर अभी हम आगे देखें। वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोफोबिक हो गया। दे कुड बी सिंपली द फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। दे कैन बी फैटी एसिड एंड दे कैन बी ग्लिसरॉल। हियर इट इज। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें। कार्बन 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 COOH, यानी कि क्या? यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद व्हाट? विद टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये चीज क्या होती है? दिस इज वन फैटी एसिड, दिस इज अ फैटी एसिड। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, पहला, फैटी एसिड को हम लिपिड कह सकते हैं। दूसरा, हमारे पास ग्लिसरॉल या ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। CCC OH H2 HOH और H2OH। ये ग्लिसरॉल या ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी लिपिड की कैटेगरी में आता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये अल्कोहल है ना बेटा? ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, यस और नो? यस सर, OL। है ना? तो इस तरीके से अगर हम
फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में या ग्लिसरॉल के बीच में एस्टर बॉन्ड बना दे तो वो भी लिपिड कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो फैटी एसिड होते हैं बेटा, फैटी एसिड्स कैसे होते हैं? फैटी एसिड्स हैं हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाता है पामिटिक एसिड का। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम ये कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि मूफा, और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड मतलब क्या कि डबल बॉन्ड जो हैं वो एक ही होगा, जबकि यहां पर क्या है, मोर देन वन डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो अनसैचुरेशन यहां पर ज्यादा है। यहां पर क्या एग्जांपल आ जाएगा, ओलिक एसिड। ठीक है, पामिटिक एसिड के साथ साथ एराकिडिक एसिड आएगा। एराकिडिक एसिड यानी कि 20 कार्बन, पामिटिक एसिड 16 कार्बन, ओलिक एसिड 18 कार्बन और एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पामिटिक एसिड 16 कार्बन, एराकिडिक एसिड 20 कार्बन, स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन। यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है ओलिक एसिड में है, 18:1 हो गया। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे तो वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा, जिसको हम पूफा भी बोलते हैं। और हमारे जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो पूफा ही होते हैं। essential fatty acids namely what? लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक एसिड। लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18:2, ये हो जाएगा 18:3 और ये हो जाएगा 20:4। ठीक है, क्वेश्चन का पॉइंट ये है कि इन तीनों में से भी मोस्ट इसेंशियल लिनोलीक होता है, यानी कि अगर लिनोलीक मिल जाए तो आप ये बाकी के दो बना लोगे। ठीक है, कैन बायोसिंथेसाइज, यानी कि बॉडी में लिनोलीक अगर है तो लिनोलेनिक और एराकिडोनिक उससे बन जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इसेंशियल जो है लिनोलीक हो गया, अदरवाइज इसेंशियल फैटी एसिड ये तीनों हो गए। क्या फैटी एसिड वाला फंडा क्लियर हो गया? हाँ जी, यस यस सर। ओके। अब यहां देखें आप कि ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, इसमें हम फैटी एसिड COOH और ये कोई फैटी एसिड है, ये कार्बन चेन हो गई, बॉन्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम अटैच कर रहे हैं, और अटैचमेंट कैसे होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रिमूव होगा, तो क्या हो गया, वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव होकर ये जो बॉन्ड बनेगा, आप कैसा बॉन्ड बनेगा, O, ये वाला O और ये वाला OC, और बाकी क्या, वही हाइड्रोकार्बन की चेन। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हाइड्रोकार्बन की चेन क्या मान लो आप, R, फिर COO और ये जो पूरा है इसको आप मान लो R, हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, तो R मान सकते हैं, तो RCOOR, यहां से इस तरफ जाओ, तो RCOOR हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एस्टर कंपाउंड का।
एस्टर्स जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो एस्टर कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास क्या है, एस्टर्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिसराइड बोलेंगे बेटा, ग्लिसराइड बोलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही फैटी एसिड है तो इसको हम क्या बोल देंगे, मोनोग्लिसराइड। अगर यहाँ पर भी एक अटैच हो गया होता, इधर भी एक अटैच हो गया होता तो डाई हो जाता, और फिर अगर तीनों पे होता तो ट्राई हो जाता। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। तो बेटा ग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ग्लिसराइड्स क्या होते हैं, दीज आर द एस्टर्स ऑफ व्हाट, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड पे डिपेंड करता है, अगर फैटी एसिड एक होगा, फैटी एसिड दो जुड़े हुए हैं, या तीनों की तीनों जो ग्लिसरॉल के कार्बन हैं उनमें फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, तो उसके बेसिस पे ये हो जाएगा क्या, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। जो ब्लड लिपिड प्रोफाइल होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये दो चीजें देखी जाती हैं इंपॉर्टेंटली। ठीक है जी, हेलो, यस सर। तो ये जो नंबर है फैटी एसिड्स का वो 19 कार्बन तक हो सकता है जनरली। ठीक है, उससे भी ज्यादा होता है, जैसे कि एराकिडोनिक में हमने देखा, एराकिडोनिक में 20 होता है। ठीक है, जनरली यहाँ पर एक से ये होगा 19 तक। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया फैटी एसिड्स क्या होता है, और हमने पढ़ लिया ग्लिसरॉल क्या होता है, और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वो हमने पढ़ लिया कि जब एस्टेरिफाइड हो जाता है ग्लिसरॉल से फैटी एसिड तो उसको हम मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अच्छा, एक्चुअली इन्हीं को हम फैट्स और ऑयल का नाम देते हैं, इन्हीं को क्या नाम देते हैं, फैट्स और ऑयल का, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल जो है जनरली बेटा लिक्विड होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट उसका हम बोलेंगे, जैसे जिंजली ऑयल होता है, तिल का तेल जिसको बोलते हैं, हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। जबकि जो फैट होते हैं बेटा, फैट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से हायर होता है, इसलिए वो हायर अगर उनको टेम्परेचर मिलेगा, जैसे गर्मी के दिन होते हैं तो देसी घी वगैरह जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा विंटर होता है या अगर आप उसको फ्रिज में रख दो तो जम जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, फैट और ऑयल क्लियर हो गया। यस सर। अब इसका आप रीजन जानना चाहोगे कि फैट क्यों ऐसा होता है और ऑयल ऐसा क्यों होता है, जानना चाहते हो क्या? हाँ। बता दें, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। नहीं बताओ। रहने दें। नहीं बताओ सर, बताओ। सर इतना ही पता था गाढ़ा होता है, बाकी तो ये नहीं पता था क्यों। अब देखो, जैसे आप जनरल जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, ठीक है, हाँ। तो हाइड्रोकार्बन में आप एक चीज पढ़ते हो कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वहां पर किस टाइप का वैन डर वाल इंटरेक्शन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो वैन डर वाल्स फोर्स है, यहां पर हायर होगी, अनसैचुरेटेड वाले में ये फोर्स कम होगी। तो अगर हमारे पास एक ऐसा ग्लिसराइड मॉलिक्यूल है जहां पर OOC OOC OOC, यहां